बोर्ड में करूँगा वो आप करना, लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप रजिस्टिविटी की हम बात करते हैं, रजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो रजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, ये ऐसा होता है, ये ग्रीक लेटर है जिसको रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रो, ठीक है। ये ग्रीक लेटर, जैसे इंग्लिश लेटर होता है ना ABCD, वैसे ग्रीक होते हैं, अल्फा बीटा गामा रो, ठीक है। इस रो का मतलब क्या होता है? रजिस्टिविटी होता है। क्या होता है? रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी होता है। तो हमने बोला था कि ये जस्ट कंडक्टिविटी का अपोजिट है। कंडक्टिविटी मतलब जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे वुड है कंडक्ट नहीं करता है। अगर तार टूटी है और उसके बीच में आपने रबड़ फंसा दी तो क्या करंट पास करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो रजिस्टिविटी इज जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्टिविटी, आप समझ सकते हो। तो रजिस्टिविटी क्या होगा? इंसुलेटर का काफ़ी ज़्यादा होगा, तो वही दिया गया है कि इंसुलेटर का काफ़ी ज़्यादा है। पेपर वगैरह का तो 10⁻12 है रजिस्ट है। तो पेपर का आपको याद नहीं करना है, इनकी वैल्यू आपको हमेशा दी जाएगी। तो पेपर की जो रजिस्टिविटी है वो दी गई है 10⁻12। क्या आपको इसका यूनिट याद है? कल मैंने आपको याद करवाया था इसका यूनिट। इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। अब अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर होता है। अब सिल्वर की अब रजिस्टिविटी देखिए, तो अगर हम सिल्वर की रजिस्टिविटी देखते हैं तो सिल्वर की जो रजिस्टिविटी है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो देखिए कितनी कम रजिस्टिविटी है, इतनी कम रजिस्टिविटी है, मतलब कंडक्टिविटी कितनी ज़्यादा हाई होगी। सिल्वर क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। सिल्वर क्या है? इट इज़ बेस्ट कंडक्टर, इट इज़ बेस्ट कंडक्टर। गोल्ड भी नहीं होता, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है सिल्वर हमारा। अब हम एलॉय की अगर बात करें, ये तो हो गया सिल्वर, हो गया हमारा मेटल हो गया। एलॉय क्या होता है? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, और कल आपने एक केमिस्ट्री का लेक्चर भी किया होगा, सर का किया होगा, फर्स्ट चैप्टर का आया होगा, लेक्चर आया होगा। तो फिर मैं जानकारी दे दूं, ये हम लोग 10th क्लास के लिए एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, वन शॉट की। जितने भी 10th क्लास में चैप्टर हैं, फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री, वो कवर अप होंगे, ठीक है। आप इसको देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा ये सब शॉर्ट देख के, है ना। अब अगर हम एलॉय की बात करते हैं तो एलॉय में जैसे हमारा आ रहा है कॉन्स्टेनन, आ रहा है मैग्नीन, आ रहा है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम लेते हैं जनरली, इस चैप्टर में नाइक्रोम यूज होगा। तो ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये एलॉय है तो क्या कौन से मेटल से बना है। तो कौन कौन से मेटल से बना है? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। क्या है? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, ठीक है। ये चार मेटल से ये हमारा नाइक्रोम क्या है? बना है। और इसकी जो रजिस्टिविटी है वो आप देखिए कितनी है। इसकी रजिस्टिविटी है 100 इंटू 10⁻6, 10⁻6 ओम मीटर, ठीक है। तो आप देखिए कि जो रजिस्टिविटी है किसकी ज़्यादा है, एलॉय की या मेटल की है? तो हम ये देखते हैं जो रजिस्टिविटी है, जो रजिस्टिविटी है वो जो एलॉय की है वो ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू मेटल, इन कंपेयर टू मेटल। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। याद रखना है आपको, जो एलॉयज होंगे उनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होगी मेटल से, ठीक है। क्लियर है आपको? मतलब रजिस्टिविटी ज़्यादा है, और अगर बैटरी आप चेंज नहीं कर रहे हो, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट कम आएगा, क्योंकि रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, करंट कम होगा, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा करंट को पास होने में, ठीक है। क्लियर है आपको? फिर एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे नहीं 11.3, हमने दो एग्जाम्पल पहले से कर लिए थे, 11.1, 11.2। अब अपन का एग्जाम्पल है 11.3। मैं वाइट ले लेता हूँ। तो देखते हैं क्या क्या डेटा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भी अपन न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो अपन देख ले कि अपन के काम की क्या चीज़ें हैं, कैसे पता चलेगा। नंबर के बगल में देखो क्या लेटर आ रहा है। तो अगर हम देख रहे हैं नंबर के बगल में सबसे पहले आ रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फ्लैम इज 1200 ओम। तो दो चीज़ दी गई है, ठीक है। क्या क्या हमें दिया गया है? एक तो V दिया गया है, वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट। कैसे पता चला है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है? क्योंकि नंबर के बगल में V लिखा है। और फिर हमें क्या दिया गया है? रेजिस्टेंस। कैसे पता चला रेजिस्टेंस ये है? क्योंकि नंबर के बगल में ये सिंबल है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? करेक्ट, ओम, ठीक है। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। अगर ये दोनों चीज़ दी गई है तो आई पूछ रहा होगा हाउ मच करंट विल एक्ट फ्रॉम दिस इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज दिस, ठीक है।
तो दो क्वेश्चन है, पहले ए पार्ट है, तो पहले ए पार्ट करेंगे अपन। तो हमें करंट पूछ रहा है, क्या करंट होगा। तो हम जानते हैं I इक्वल टू वी बाय आर होता है। ये कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। I कितना है 220 है, R कितना है 1200 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 बाय 60 आ जाएगा, ठीक है। इसको और आप सॉल्व कर सकते हो, 230 टू 5.5, फिर 215, 2 2 जा 4, 115, 2.75, फिर ये आ जाएगा 15 से 2 7.5 जा, और 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। तो ये कुछ डिजिट आ गए हैं आपके करंट के। अगर हम देख लेते हैं प्रॉपर वैल्यू जो आ रही है करंट की आ रही है सॉल्व करने के बाद, वो आ जाएगी लगभग आएगी 0.18, ठीक है। 0.18 अपन करते हैं, या आप कर लेना। तो ये आ जाएगा 0.18, इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.18 एम्पियर आपका आ जाएगा। अब इसका बी पार्ट अपन देखते हैं कि बी पार्ट क्या है। तो बी पार्ट में सेम वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है 220, लेकिन अब जो दे रहा है वो हीटर कॉइल का 100 दे रहा है। इसका दे रहा है 100, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है 220 है, लेकिन रेजिस्टेंस दे रहा है 100 दे रहा है, ठीक है। ये कौन सी डिवाइस है, आपकी हीटर है, हीटर, ठीक है। और ये क्या था डिवाइस, बल्ब था, ये बल्ब के थे। अब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम है, क्योंकि मैं बताया था घर में पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा, सेम जाएगा, ठीक है। तो हीटर है, अब अपन फिर से लगा देते हैं फॉर्मूला, I इक्वल टू वी बाय आर। तो V कितना है 220, और रेजिस्टेंस कितना है 100, तो क्या जाएगा 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो हीटर जो है अब देखिए वो बोला है कि करंट में डिफरेंस देखो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। देख लेते हैं करंट में डिफरेंस। तो जो बल्ब है, बल्ब कितना करंट लेता है, बल्ब लेता है 0.18 एम्पियर करंट, और बाकी जो हीटर है वो कितना करंट ले रहा है 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है, इससे करंट भी क्या हो रहा है, अलग अलग जाता है। हीटर करंट ज़्यादा लेता है, कितना लेता है 2.2 एम्पियर लेता है, जबकि आपका बल्ब क्या लेता है 0.18, इतना कम एम्पियर लेता है। इसलिए तार का जो विड्थ है, तार की मोटाई वो भी अलग अलग होती है। हीटर में मोटी तार होती है, क्योंकि मोटी तार ही ज़्यादा करंट ले सकती है, अपन ने समझा था पिछले लेक्चर। और बल्ब में पतली तार होती है, क्योंकि पतली तार ही स्मॉल करंट ले सकती है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, 11.4 है द पोटेंशियल डिफरेंस। अब लगातार एग्जाम्पल है, कर लेते हैं अपन, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। व्हाट विल द हीट ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो बोला है पर 60 से 120 वोल्ट कर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहीं पे ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे अभी स्पेस बाकी है। 11.4, तो पहले वोल्टेज कितना था 60, ठीक है। फिर वोल्टेज कितना हो गया 120, तो वोल्टेज कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। और पहले करंट कितना था, पहले करंट जो था, पहले करंट था आपका 4 एम्पियर का था, कितने का था 4 एम्पियर का था। अब पूछ रहा है दूसरा करंट क्या हो जाएगा। तो क्या आप नहीं बता सकते हो, देखो डिवाइस चेंज नहीं हो रही है, बस वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो जब आर कांस्टेंट होता है, तो हमने पिछली क्लास में देखा था ना, वी प्रोपोर्शनल टू आई, जितना टाइम्स वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही टाइम्स करंट बढ़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा I1 के। तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 एम्पियर। ये 2 गुना हुआ है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 2 गुना होना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग, ओम के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सिंपल। यहाँ देखिए, ठीक है। तो 8 एम्पियर आंसर है। अब अलग अलग तरीके होते हैं, पहले उसने रजिस्टर निकाला, लेकिन अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, आप कर सकते हो, ठीक है। सवाल अब 11.5 अपन लेते हैं।
रेजिस्टेंस फॉर मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो हमें जो पहला गिवन है डेटा वो है लेंथ। लेंथ हमें गिवन है 1 मीटर, ठीक है। और रेजिस्टेंस गिवन है हमें 26 ओम। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि फिर से नंबर के बगल में आप देखो क्या सिंबल आ रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा क्या दिया गया है। तो ये जो सिंबल है रेजिस्टेंस का है, मीटर का क्या होता है? लेंथ का होता है। और जो डायामीटर दिया गया है, डायामीटर दिया गया है 0.3 mm, ठीक है। और पूछा गया है रजिस्टिविटी। क्या पूछा गया है? रजिस्टिविटी, ठीक है। तो करते हैं अपन। तो हम जानते हैं फॉर्मूला जो यूज होगा हमारा वो क्या होगा, हम जानते हैं R इक्वल टू रो L बाय ए। अब हमें रो निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? R A बाय L इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो। अब एरिया क्या होता है? मैंने बताया वायर सिलेंड्रिकल होता है, उसको काटेंगे तो एक सर्कल दिखेगा, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा R पाई आर स्क्वायर। ये आर अलग से बना देते हैं तो सेम सेम लगेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल इक्वल टू रो। अब सब चीज़ एसआई में होना चाहिए। तो मीटर एसआई है, मीटर में है, लेंथ एसआई में है, रेजिस्टेंस एसआई में है, ओम है, लेकिन डायमीटर में नहीं है। तो पहले इसको रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या होगा? 0.15 हो जाएगा। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। अब सब वैल्यू अपन रख देंगे तो आर की वैल्यू कितनी है? 26। पाई कितना होता है? 3.14। और आर कितना निकाला है? 0.15 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन एल कितना है? 1। इससे क्या आ जाएगा? हमारा रो आ जाएगा, ठीक है। इससे हमारा रो आ जाएगा। तो इसको करेंगे 26 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा 100 इंटू 100, और ये हो जाएगा 10 की पावर -6 इक्वल टू रो, ठीक है। अब इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। क्या जाएगा? ओम मीटर, क्योंकि जो यूनिट होती है वो रेजिस्टिविटी की ओम मीटर होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आपको है ना सिंपल बस फॉर्मूले पुट करना था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस 4, व्हाट विद द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। तो देखते हैं क्या हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? 11.6। देखिए एग्जाम्पल ये 11.6 है। 11.6 तो एक वायर है जिसकी कोई लेंथ है L और ये एरिया क्या है? A। अब लेंथ क्या कर दी गई है उस वायर की? लेंथ कर दी गई है उसकी हाफ, और क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया है डबल। तो लेंथ हो गई है हाफ और क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया है डबल। तो अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया है? 2A, और लेंथ हो गई है L/2। तो पहले इसका रेजिस्टेंस R था, अब नया रेजिस्टेंस R डैश है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। हमें R डैश निकालना है। हमें क्या निकालना है? R डैश की वैल्यू, ठीक है। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होता है? रो L बाय ए। R डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा तो R ही होगा। L के लिए क्या हो जाएगा? L/2, और A के लिए क्या हो जाएगा? 2A। तो यही चीज़ क्या हो जाएगी? रो L/A और इंटू 4। अब रो L/A क्या है? R। तो ये क्या हो जाएगा? R/4। क्या हो जाएगा? R/4। तो R डैश आपका क्या आ जाएगा? R/4। देखिए R/4 आ जाएगा। अब R दिया था आपको 4 ओम, R तो R डैश हो जाएगा। R आपको 4 दिया था तो 4/4, तो R डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। आगे ना 1 ओम, ठीक है। अब कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? इन टेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं हम।
पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम जानते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, लेंथ पे और एरिया पे। ठीक है, इन चीज़ों पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर क्या है, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स। तो कुछ ने मेंशन किया ना कि बैटरी चेंज नहीं कर रहा है, तो जब बैटरी चेंज नहीं होती है, वी सेम होता है, तो आई जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। देखिए अपन ये सीखा था, मैंने आपको बताया था ये पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स आपको लिखवाए गए हैं, समझाए गए हैं, मेंशन करवाए गए हैं। ये देखिए, जब आई आर कांस्टेंट होगा तो वी बढ़ेगा तो आई, लेकिन आर कांस्टेंट होना चाहिए। और एक बार और मैंने ब्लू से किया होगा, ठीक है, यहाँ शायद आगे हो ब्लू से। अभी तो मिल नहीं रहा है, फिर से बता देते हैं इसको। तो क्या होता है कि हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर जानते हैं, तो जब सोर्स सेम है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब V कांस्टेंट हो जाएगा इसका मतलब होता है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब R अगर बढ़ेगा तो I क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि R किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल हम लोग क्या कह सकते हैं, ओवरऑल क्या कह सकते हैं, अगर इसी का अपन आंसर लिखते हैं तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि वायर थिक है। वायर क्या है, थिक। वायर थिक है तो इसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया आर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर क्या होगा, कम। और आई उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आई क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, आई क्या होगा, ज़्यादा। तो यही चीज़ है इसमें है, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू वायर, तो यस आंसर क्या होगा इसका, यस। क्यों, बिकॉज रेजिस्टेंस इज लेस। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज लेस। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये 1 और ये 2 हो गया हमारा। थर्ड भी देख लेते हैं अपन। Let the resistance of an electric component remain constant while the potential difference across the entire component decreases how its form value. What change occurs in the current fluid? बोला है कि रेजिस्टेंस अब कांस्टेंट है। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो ये मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या होगा, तो जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। तो वो क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है, हाफ हो गया, तो करंट क्या होगा। तो जब आपका V क्या हो गया है, आधा हो गया है, तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, आपका करंट भी क्या हो जाएगा, आधा। तो कब होगा, जब आपका R चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसा हाल V का होगा वही हाल करंट का होगा। V आपका आधा हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब why are coils of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than pure metal? हम एलॉय का क्यों बनाते हैं, आयरन और टोस्टर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक सेकेंड बस, फिर से आ रही है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है तब कोई। हाँ, तो ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि एलॉय की क्यों बनते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है फोर्थ है, तो फोर्थ की हम चर्चा करते हैं कि हमारा जो टोस्टर है, जो टोस्टर है या इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें हम एलॉय क्यों यूज करते हैं।
इसके यूज करने के कारण क्या है, एक तो एलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हमने देखा था, वैल्यू देखा था कि मेटल से ज़्यादा होती है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो पहला कारण है कि रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। और सेकंड कारण है इट डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी चेंज जाएंगी, लेकिन एलॉय की खास बात क्या है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? ठीक है, अब देखते हैं कोई और बचा है क्या, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ अपन देखते हैं, यूज द डेटा टू आंसर विच अमॉन्ग आयरन मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर। आयरन और मर्करी में कौन बेटर कंडक्टर है? तो आयरन की देख लेते हैं अपन रजिस्टिविटी, ठीक है, और मर्करी की रजिस्टिविटी अपन देख लेते हैं। आप भी देखिए क्या इनकी रजिस्टिविटी है, ठीक है, टेबल से। तो आयरन की जो रजिस्टिविटी है, आयरन की है 10 इंटू 10⁻⁸ और इसकी है 94 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, 10 और 94 याद रखिएगा वैल्यू। तो 10 और 94, तो अब बताइए किसका ज़्यादा है रेजिस्टिविटी? मरकरी की रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा है किससे? आयरन से। तो अगर इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है आयरन से तो क्या होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी कम है तो कंडक्टर कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि बेटा कंडक्टर। तो हम बोलेंगे आयरन इज अ बेटा कंडक्टर, आयरन इज अ बेटर कंडक्टर। आयरन क्या है, एक बेटर कंडक्टर है। ये अपन ने ए पार्ट किया था, इसका अपन बी पार्ट कर रहे हैं। विच मटेरियल द बेस्ट कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। तो हमने देखा था रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी थी, सिल्वर की थी। तो हमने पहले भी लिखवाया था कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। एक से ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, है ना। तो एक सेकेंड, फिर से अपन जा रहे हैं उसमें, इसमें जाएंगे, बोर्ड में जाएंगे फिर से। हाँ, इसको ब्लैक बोर्ड में ले आएंगे, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो अब इसको अपन देखते हैं क्या था अपन का, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है आगे भी, है ना। तो फिर देखते हैं अपन कि हाँ, फिगर 11.7 शोस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन विच देयर आर 3, दो दिए गए हैं, है ना। और सीरीज जो पैलर बताया गया है और फिर सीरीज का है। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी इसको समझने में। ठीक है, तो एक ये डायग्राम है, ठीक है, ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 और करंट क्या जा रहा है, I। ठीक है, तो एक ये ग्रुपिंग होती है कि आप बगल बगल में लगा रहे हो। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी वही लिखा है, सेक्शन अबाउट सम सर्किट पोटेंशियल ग्राउंड इन वेरियस सेक्टर्स देयर आर टू मेथड जॉइनिंग जॉइन एंड टू एंड। देखो पहला बोला है कि जॉइन एंड टू एंड, एंड टू एंड हम जॉइन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सीरीज।
क्या बोलते हैं, सीरीज। तो इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि एंड टू एंड नहीं ज्वाइन किया गया है। यहां देखिएगा कैसे ज्वाइन किया गया है। यहाँ देखिए रेजिस्टेंस R1, R2, R3, और ये बैटरी हो गई हमारी V वोल्ट की, और ये करंट है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि हर एक रेजिस्टेंस आपका डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है। देखिए ये वाला भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है, और ये वाला भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है। जब हर एक रेजिस्टेंस डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड होता है तो हम उसको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस डायरेक्ट बैटरी से नहीं है, इसका एक एंड तो है बैटरी से लेकिन दूसरा एंड तो है ही नहीं, तो कोई रेजिस्टेंस डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा ही नहीं है। इसको बोलते हैं सीरीज, या इसको बोलते हैं एंड टू एंड, एक एंड के बाद दूसरा एंड। ठीक है। और ये दूसरा वाला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर इसमें बात करते हैं नेक्स्ट, अगर अपन बात करें, ये हो गया रेजिस्टेंस सीरीज। तो क्या होगा करंट का इस सीरीज में, क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट क्या होता है, तो वैल्यू दी गई कुछ रेजिस्टेंस की एक्टिविटी में, 6 वोल्ट की बैटरी है, और एमीटर की पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं। एमीटर की हमें रीडिंग देखनी है, और फाइंड द वैल्यू चेंज ऑफ करंट थ्रू द एमीटर। तो देखो अ, एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी कैसी है मैं आपको बता रहा हूँ। एक्टिविटी है कि रेजिस्टेंस है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 6 वोल्ट की बैटरी है। 6 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। ठीक है। और अब हम एमीटर कनेक्ट कर रहे हैं एक एक करके। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एमीटर एक वाले में कनेक्ट किया। ठीक है। सबसे पहले हमने एक वाले में एमीटर कनेक्ट किया। एमीटर सीरीज में होता है, मैं आपको पहले ही बताया था कि एमीटर सीरीज में होता है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एमीटर कनेक्ट किया। फिर हमने अगले में किया, मान तो 3 ओम में किया, पास में किया। तो 1, 2, 3, 4, 6 वोल्ट की बैटरी है, और 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। ठीक है। और 3 ओम में हमने कर दिया। ठीक है, 3 ओम में हमने कर दिया। तो हम देखेंगे और एक और हमने कलाकारी की यहाँ पे किया है, 1, 2, 3, 4, और बैटरी के पास ही लगा दिया। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो ऐसी एक्टिविटी है। ठीक है, कि कभी हमने एमीटर लगाया एक के बगल में, कभी लगाया 3 के बगल में, कभी बैटरी के बगल में, तो हम देखेंगे एमीटर की रीडिंग सेम है। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा इसमें, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, एमीटर रीडिंग इज सेम। एमीटर रीडिंग इज सेम, मतलब सब में एक ही करंट जा रहा है। ठीक है। तो ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज या पैरेलल, एंड टू एंड जॉइन है, तो ये क्या होगा, सीरीज। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम जाता है। सब ही रेजिस्टेंस में क्या आता है, सेम करंट जाता है। तो ये हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि सीरीज में सेम जाता है। यही दिया गया है, ये इसका कंक्लूजन था। अब अगली एक्टिविटी है कि हमने वोल्ट मीटर लगाया है, यहाँ पे अलग अलग लगा दिया है, वोल्ट मीटर लगा दिया है ना, और फिर हमने रीडिंग ली है, रीडिंग ली है। तो क्या हमें समझ में आया है वो अपन को देखना है। अब तो देखते हैं कि और
क्या है इसमें, आप एक्टिविटी 11.5 देखेंगे कि वोल्टमीटर लगाया गया है, सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया गया है ना, सीरीज में लगाया गया है, और एक्स एंड पी, और एक्स और पी, ठीक है। फिर प्लस वी वन समय वी टू वी थ्री निकालना है। वी इक्वल टू दिस पोटेंशियल अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर 11.8, ठीक है। तो देखते हैं क्या एक्टिविटी है 11.5, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये सीरीज में था अपन का, और ठीक है। तो अब जो एक्टिविटी की गई है उसमें क्या किया गया है, वोल्ट मीटर लगाए गए हैं। तो देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं 6 वोल्ट की बैटरी है, और रेजिस्टेंस है 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का। हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगते हैं, तो पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया गया है। तो जब यहाँ लगाया गया तो हमें V1 रीडिंग मिली कुछ। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 2 ओम में लगा दिया वोल्ट मीटर, हमने लगा दिया 2 ओम में वोल्ट मीटर लगा दिया, तो हमें रीडिंग V2 मिली, ठीक है। जब हमने 1 ओम में लगाया तो हमें रीडिंग V1 मिली, और जब हमने 2 ओम में लगाया वोल्ट मीटर तो हमें रीडिंग अलग मिली, सेम नहीं मिली। एमीटर में तो सेम मिल रही थी, लेकिन हम इसमें लगाया तो अलग मिली। और फिर हम 3 ओम में लगाएंगे, 1 2 3, 3 ओम में हम लगाएंगे तो हमें रीडिंग अलग मिलेगी, V3 मिलेगी। क्या मिलेगी, V3 मिलेगी। तो हम देख रहे हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन किया कि सीरीज में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हम ऑब्जर्व किए यहाँ पे, ऑब्जर्व इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन potential difference is different across different resistance। अलग अलग रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन करंट में नहीं था। करंट क्या था, सेम था। तो पोटेंशियल तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन करंट डिवाइड नहीं होता है। कहाँ, सीरीज में, ठीक है। अब यही चीज़ है जो अपन ने किया है। और फिर 11.8 बोला है, तो देख लेते हैं कि 11.8 फिगर में क्या है। 11.8 में, ठीक है, तो चलिए अब अपन बात करेंगे, हाँ 11.8 ही का है, ठीक है। फिर इन इलेक्ट्रिक लेट आई द करंट टू पास थ्रू इट्स पॉसिबल टू रिप्लेस V वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है। तो अब इसको हम समझाते हैं। ये मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी थी हमारे पास, तो क्या है, अब कॉन्सेप्ट आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या इसका नाम है टोटल रेजिस्टेंस। इसको अपन टोटल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट बोल दो या टोटल बोल दो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, क्या चीज़ है, अपन समझने वाले हैं। तो अभी अपन ने देखें, एक अपन ने सर्किट बनाया था, और क्या था, 1 ओम था, 2 ओम था, 3 ओम था, और V वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है। और कुछ करंट ड्रॉ हो रहा था, I करंट ड्रॉ हो रहा है। तो अब मैं इन तीन के बदले एक रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू पुट अ सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है। द सिंगल रेजिस्टेंस, द सिंगल रेजिस्टेंस which draw the same current from same source what is drawn by group of resistance
group of resistance is known as equivalent resistance, is known as equivalent resistance। क्या मतलब है कि मैं इसके लिए एक लगाना चाहता हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ आर इक्विवेलेंट, जो वही वी वोल्ट की बैटरी से आई का करंट निकाले। ठीक है, तो करंट, ये बात समझ में आई। वो एक सिंगल रेजिस्टेंस क्या होगा जो पूरा ग्रुप निकाल रहा था उसी वी वोल्ट की बैटरी से, सिंगल रेजिस्टेंस विच ड्रॉ द सेम करंट, वो उतना ही करंट निकाले आई करंट, कहाँ से, उसी सेम बैटरी से, जो कि व्हाट इज ड्रॉन बाय ग्रुप ऑफ, जो कि 3 लोग मिलके निकाले थे, वो एक अकेला निकाले, तो वो अकेला क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, जो तीनों काम करेगा। ठीक है, तीनों का ये काम करेगा, तो क्या होगा अपन देख लेते हैं कि कैसा क्या निकालेंगे अपन। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, फिर से मैं सर्किट बना लेता हूँ। ठीक है, तो और आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या था R1, यहाँ क्या था R2, और यहाँ क्या था R3, और बैटरी क्या थी V, और करंट क्या था I। तो हमने देखा था कि तीनों में करंट क्या जाता है, सेम। हमने किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और ऑब्जर्व किया था कि एमीटर की रीडिंग क्या आई थी, सेम आ रही थी। ठीक है, और हमने देखा था इनके पुट अलग अलग आए थे। जब हमने वो पुट किया था, वोल्ट मीटर पुट किया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आए थे, अलग अलग लगाए थे। ठीक है, अब हम R1 के अक्रॉस ओम लॉ लगा देते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 हमारा जो हो जाएगा, V1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा IR1। ठीक है, V2 क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट तो सेम जा रहा है, IR2, और V3 क्या हो जाएगा, IR3, और V3 क्या हो जाएगा हमारा IR3। ओम्स लगा दिया, ये V को तो यार हम जानते हैं ना, ये हम कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ओम्स लॉ से। ठीक है, अब ये जो अलग अलग आया है वो किससे आया, V से तो आया ही है। तो जो V है, ये भी हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम देखते हैं इन तीनों का ऐड करते हैं, V1 V2 V3, वो किसके बराबर आता है, V के बराबर ही आता है। ये भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तो V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। अब हम वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो कॉमन क्या हो जाएगा I, और क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर डेरिवेशन आता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो सीरीज में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला हम सर्किट देखते हैं कि वो सिंगल रेजिस्टेंस क्या हो कि जो V वोल्ट की बैटरी से उतना ही करंट निकाले जितना ग्रुप निकाला है। तो हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसमें हम लगा देंगे ओम्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, तो कंपेयर कर देते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, I R1 प्लस, और ये हो जाएगा I R इक्विवेलेंट, तो I और I क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया जिसको मैं ब्लू से मार्क करूंगा। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो आपको याद ही करना है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, पक्का आता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है आपको, ठीक है। तो यही है बात। अब देखिए यहाँ पे प्रूव हुआ है, ठीक है, ये प्रूव हो गया है। और तो हमने एक और इसमें ध्यान देने की बात है, जो मैं लिख देता हूँ, नोट के रूप में लिख देता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि क्या नोट देने की बात है, नोट लिखने की बात है, देने की बात नहीं। तो नोट क्या करने की बात है, नोट करने की बात ये है कि जो R इक्विवेलेंट होता है, R इक्विवेलेंट इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा होता है। R इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आपका R1 R2 R3 दिया गया है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। ठीक है, तो बताओ R इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो हम लोग सर अभी सीखा है कि R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस
R3, तो हम क्या कर देंगे 1 + 2 + 3, तो सर आ जाएगा 6 ओम। तो आप देखो ना, जो R इक्विवेलेंट है, जो R इक्विवेलेंट है वो बड़ा है R1 से, R इक्विवेलेंट R2 से भी बड़ा है, और R इक्विवेलेंट R3 से भी बड़ा है। मतलब R इक्विवेलेंट सबसे बड़ा होता है, इसलिए लिखा है R इक्विवेलेंट इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा होता है। अब देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प हु रेजिस्टेंस 20 ओम इज एन ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम। अब लैम्प है 20 ओम का और एक रेजिस्टेंस है, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल कौन सा नंबर का है। ये एग्जाम्पल नंबर है ये आपका हाँ, तो आई थिंक आपको फिर से देख लेते हैं, शायद आवाज़ बीच में चली गई थी, तो आप देख लिएगा क्या न्यूमेरिकल था हमारा। न्यूमेरिकल क्या था कि एक बल्ब था जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम था, उसके अक्रॉस एक और रेजिस्टेंस था 4 ओम का था, और बैटरी कितने की थी, 6 वोल्ट की बैटरी थी।
तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना था। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों का सम कर दिया, सीरीज में था, तो कितना आ गया, 24 ओम आ गया। ठीक है, फिर ये इस तरह इंक्यूलेंट है 24 6 वोल्ट, और हमें करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला होता है V बाय R। तो V और R हमने रख दिया, तो करंट आ गया 0.25। और क्योंकि सीरीज में सेम करंट जाता है, तो इसमें भी सेम करंट जाएगा। बल्ब के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला और हम आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है आपको। अब यहाँ पे अपन ये एग्जांपल हो गया 11.7 हो गया अपन का, है ना। अब हाँ, अपन इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे कि तीन बैटरी है 2 वोल्ट की, और रजिस्टर्स है, प्लग की है, और कनेक्टिंग सीरीज 5 8 12, 5 8 12 के हैं रेजिस्टेंस। तो हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 5 8 12, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। तो 5 8 और 12 ओम अपन देख रहे हैं, और सेल्स 2 2 के जुड़े हैं, सीरीज में 3 सेल जुड़े हैं। और क्या क्या है, और इसमें 2 2 ओम के सेल्स जुड़े हुए हैं, 3 5 8 12, और प्लग की कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, प्लग की। तो ये प्लग की कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गई प्लग की, ये हो गया सेल, और सब क्या हो गया, सीरीज में कनेक्टेड। तो ये हमारा पहले का आंसर आ गया। हमें डायग्राम बनाना था। ठीक है, तो देखिए बेसिक स्ट्रांग रखिए, तो देखिए कितना आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे, रीड आउट द सर्किट क्वेश्चन 1, पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। 12 ओम का हमें निकालना है, तो वो बोला है कि 12 ओम का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिसका निकालना है, तो वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल में होता है। तो ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 ओम, ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 12 ओम। और एम मीटर सीरीज में होता है, तो एम मीटर हमने सीरीज में लगा दिया, और वैसे ही सर्किट है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का क्वेश्चन हो गया। अब वो बोला है वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग बताओ। तो बता देंगे एम मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग, सबसे पहले वही करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे अपन, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, या आर टोटल निकालेंगे। ये क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है आपका टोटल रेजिस्टेंस, होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। 5 8 12 है, यहाँ रख देंगे 5 8 12, तो क्या आएगा 25 ओम। फिर हम जानते हैं क्या होता है, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो बैटरी दिया होगा, कितने वोल्ट की बैटरी है इन टेक्स्ट में, 2 वोल्ट की थी, तो 2 2 4 तो 6 हो जाएगा। तो टोटल बैटरी जो थी 2 + 2 + 2, 3 सेल थे ना 2 2 के, है ना, प्लस माइनस तो सब ऐड हो जाएंगे। आई निकालना है हमें, और आर कितना है 25। तो 2 4 6 इक्वल टू आई इंटू 25। तो आई क्या हो जाएगा, 25/6, 6 4 जा 24, 1 10, 3 जा 6 4 40, 6 जा तो 4.16 एम्पियर। ये एम मीटर की रीडिंग आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, रीडिंग ऑफ एम मीटर। ये आ जाएगा रीडिंग ऑफ एम मीटर। अब वोल्ट मीटर के लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि करंट तो सेम जाता है, तो सब में करंट सेम जाएगा। करंट कितना निकाला है 4.16, तो 4.16 इसमें भी जाएगा, 12 ओम में भी जाएगा, 4.16 जाएगा। तो 12 ओम में हम लगा देंगे V इक्वल टू IR। तो I कितना है 4.16, और R कितना है 12। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे,
416 को 12 से, 2 6 जा 12, 1 2 3 2 4 जा 8, 1 जा 6, 1 1 4 जा 4, तो 2994, तो ये हो जाएगा 49.92। तो यही आ जाएगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो ये आ जाएगी हमारी रीडिंग वोल्ट मीटर की आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये अपन के इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गए हैं, सब हो गए हैं। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल है और एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है कि करंट देखा गया है, क्या क्या करंट है, और पोटेंशियल चेक किया गया है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ हैं। पोटेंशियल चेक किया गया है, करंट चेक किया गया है, और चीज़ें निकाली गई हैं। ठीक है, वैसे सीरीज जैसा ही है कुछ हद तक। तो देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल देख रहे हैं, तो पहले हमने बताया था हर एक रेजिस्टेंस किससे जुड़ा होगा, बैटरी से। जब हर एक रेजिस्टेंस डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा होता है तो हम उसको पैरेलल बोलते हैं। तो ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं जो डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, R1 R2 और R3। तो ये डायरेक्ट बैटरी जुड़े हैं, V वोल्ट की बैटरी जुड़े हुए हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो क्या एक्सपेरिमेंट है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, और उसका क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट है, वोल्ट मीटर लगाया गया है सारे रेजिस्टेंस पे, एक एक करके R1 R2 R3। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया गया है। ठीक है, और फिर अगले वाले में लगाया गया है, तो नीचे वाले में लगा देते हैं। यही है R1 R2 R3, यहाँ लगाया गया वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अलग अलग जगह वोल्ट मीटर लगाया गया है ना। और क्या देखा गया है, ऑब्जर्व क्या किया गया है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, वोल्ट मीटर रीडिंग इज सेम, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर रीडिंग इज सेम। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो क्या आएगी, सेम आएगी, और इक्वल टू द बैटरी पोटेंशियल, जितना बैटरी का पोटेंशियल था उतनी ही आ रही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एम मीटर लगाया। ठीक है, क्या लगाया, एम मीटर, यहाँ एम मीटर लगा दिया। ये R1 R2 R3, फिर कहीं और हमने एम मीटर लगा दिया है। ठीक है, R1 R2 R3, वो सर रब करना पड़ेगा, एम मीटर लगा, एम मीटर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एमीटर की रीडिंग डिफरेंट है, एमीटर रीडिंग इज डिफरेंट, अलग अलग करंट जाएगा। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, एमीटर रीडिंग इज डिफरेंट। एमीटर की जो रीडिंग है वो क्या है, अलग अलग आई है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सीरीज में करंट चेंज नहीं होता है, एमीटर की रीडिंग सेम आई थी, लेकिन वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आई थी, डिफरेंट आई थी। पहले में जस्ट अपोजिट होता है, वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आती है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है, और एम मीटर की रीडिंग क्या होती है, अलग अलग आती है, क्योंकि करंट डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसी को अपन प्रूफ करेंगे, वही इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पहले अपन ने सीरीज में देखा था। ठीक है, और अपन पैरेलल हम देखेंगे। तो सीरीज में हमने देखा था आर इक्विवेलेंट क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब पैरेलल में देखते क्या होता है, तो देखें एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस,
3 रेजिस्टेंस और ये बैटरी है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये भी वोल्ट। यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जा रहा है I1, यहाँ जा रहा है I2 और यहाँ जा रहा है I3। ठीक है, तो हमें इसके बदले, इस पूरे ग्रुप के बदले या इस पूरे जंजाल के बदले हमें एक लेना है जो उतने ही वोल्ट की बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से I का करंट निकाले, और हमें यही R इक्विवेलेंट निकालना है। जो 3 रजिस्टर निकाल रहे हैं V वोल्ट की बैटरी से करंट, उनके लिए हम क्या एक ले लें तो वो सेम करंट निकाले सेम बैटरी से। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि I क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि I तो डिवाइड हो रहा है I1 I2 I3 में, और हम जानते हैं कि जो I होता है वो क्या होता है V बाय R। अब पोटेंशियल तो बढ़ता नहीं है, वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आई थी, तो यहाँ भी V है, यहाँ भी V है और यहाँ भी V है। जो बैटरी का पोटेंशियल है वो हर एक रेजिस्टेंस का ही पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा रब कर दें, तो ये हो जाएगा I हो जाएगा V बाय R, या रहन देते हैं इसको I रहन देते हैं, तो ये हो जाएगा V बाय R1, ये हो जाएगा V बाय R2 और ये हो जाएगा V बाय R3। ये इक्वेशन 1 ले लिया अपन ने। यहाँ पे I क्या हो जाएगा, V बाय R इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन 2 ले ली। फिर अपन कंपेयर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू V कॉमन आ जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो V और V कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डिजायर्ड फॉर्मूला आ गया, जो हमें फॉर्मूला चाहिए था। मैं अलग से लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया 1 बाय R इक्विवेलेंट का, वो आ गया 1 बाय R1, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये सेकंड फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ये मैंने ब्लू से मार्क कर दिया। ठीक है, और फिर अगर 2 रेजिस्टेंस होंगे, व्हेन देयर आर 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अगर केवल 2 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, तो हमारा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला में याद करना है। ये इसी से आएगा। क्या याद करना है, R1 R2 R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे हम, जब 2 रेजिस्टेंस होंगे। कितने होंगे, केवल 2 रेजिस्टेंस होंगे, तो हम लगाएंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी को सॉल्व करके ये आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपलर फॉर्म में थोड़ा सा। अब देखते हैं क्या एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, उसको अपन करते हैं। तो सर्किट डायग्राम दिया गया है, 5, 10 और 30 ओम रखे गए हैं और 12 वोल्ट की बैटरी है। तो पहले बना लेते हैं 5, 10, 30 और 12 वोल्ट की बैटरी। तो 5, 10 और 30 और हमारा 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 11.8। करंट हमें निकालना है और टोटल करंट निकालना है और टोटल रेजिस्टेंस 11.8। तो 11.8 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, तो R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले। तो हम जानते हैं R इक्विवेलेंट क्या होता है। R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला पास है 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो R1 कितना है 5, R2 कितना है 10 और R3 कितना है 30। तो इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 30 है 3 1 10 बाय 30। ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट, 1 बाय R इक्विवेलेंट आएगा ये आ जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 30 बाय 10
तो क्या आ जाएगा 3 ओम। तो आपका जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3 ओम। ठीक है, ये आ गया आपका आर इक्विवेलेंट आ गया। अब आप वो लगा सकते हो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट आर इक्विवेलेंट। तो टोटल वोल्टेज कितना है 12, टोटल करंट निकालना है, और ये आपका कितना आया है था आर इक्विवेलेंट 3, तो ये आपका 3 आया था। तो 12/3 इक्वल टू आई, तो आई आपका आ जाएगा 4 एम्पियर। क्या आ जाएगा 4 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, अब आपको I1 I2 I3 निकालना था। क्या क्या रेजिस्टेंस थे, 3 रेजिस्टेंस थे, देख लेते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी थी। रेजिस्टेंस हमारे क्या क्या थे, 5 10 30, 5 10 30। अब पहले में वोल्टेज तो डिवाइड नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस, तो यही 12 वोल्ट सब में जाएगा, तो 12 वोल्ट इसमें भी जाएगा, 12 वोल्ट इसमें भी जाएगा, और 12 वोल्ट इसमें भी जाएगा। सब में लगा लो V इक्वल टू आई आर, है ना। तो 5 ओम में लगाते हैं V इक्वल टू आई आर, तो V कितना है 12, I1 निकालना है, यहाँ जाएगा I1, यहाँ जाएगा I2, और यहाँ जाएगा I3, और I तो हमने पहले से निकाल लिया 4 एम्पियर। तो ये हो जाएगा R1, तो R1 तो दिया गया आपको 5 ओम, तो 5 ओम, तो ये हो जाएगा 12/5 इक्वल टू I1 आ जाएगा 5 2 जा 10 2 20 5 4 जा 20, तो आ जाएगा 2.4। अब 10 ओम में लगा दो फिर से V इक्वल टू आई आर, तो V तो सेम ही है 12, यहाँ I2 हो जाएगा, और R2 कितना है 10, तो 12/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा I2, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर, ये हो जाएगा I2। ठीक है, अब I3 क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2, क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 तो I आया है, तो I कितना है हमारा 4, I1 प्लस I2 कितना है 2.4 प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3.6, तो क्या आएगा 0.4 एम्पियर, तो ये आ जाएगा I3। तो ये सभी चीज़ें आ गई हैं हमारी, I1 I2 I3 सब कोई क्वेश्चन अपन का आ गया है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। देखो 3 ओम आया है, इक्विवेलेंट आया है, 4 ओम टोटल आया है, और 1.4 पॉइंट सब सही है अपन का। ठीक है, अब एग्जांपल ले रहे हैं 11.9। 11.9 एग्जांपल में देखें क्या है कि 11.9 में क्या है कि रेजिस्टेंस है 40 20 के हैं, और फिर 60 R5 R1 आपका 10 का है, R2 40 का है, R3 30 का है, फिर 20 60 के हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट निकालना है। तो देखते हैं 11.9 करते हैं अपन। ठीक है, तो एग्जाम्पल 11.9 है, एग्जाम्पल 11.9 देखिए क्या है, 1 2 ऐसा है, फिर यहाँ पे 3 है, 1 2 3, और फिर ये जॉइन है। ठीक है, कुछ हाँ इसको बैटरी भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे कुछ है। ठीक है, तो 10 40 30 20, 10 40 30 20, 10 10 40 30 20, 10 40 30 20, 10 40 30 20 60 और 12, 60 और 12 वोल्ट की बैटरी है। 12 वोल्ट की क्या है हमारे बैटरी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से प्रॉपर बना लें, डायग्राम भी इस जैसा बना लें जैसे यहाँ बनाया। बैटरी ठीक है, वैसे ही तो कनेक्टेड है, सही है, सही है सब। अब हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट, यही हमें दो चीज़ निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें, टोटल करंट निकालना है। ओके, तो निकालते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट और आई।
ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट सिंपल है, ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि इसमें करंट बट रहा है, तो इन दोनों का निकालो, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा। हमने फॉर्मूला बताया था, आर इक्विवेलेंट अलग अलग क्या होता है, R1 R2 R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 40 10 प्लस 40, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 40 और ये हो जाएगा 50, तो ये जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 8 जा, तो ये आ जाएगा 8 ओम। अब ये 3 है तो इनका निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो एलसीएम आएगा, ये एलसीएम आएगा आपका 60 आएगा, 2 3 1, ठीक है, तो 5 6 6/60 आ जाएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 60/6, तो क्या हो जाएगा 10 ओम, कितना आ जाएगा आपका 10 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 ओम, है ना, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका सर्किट हो गया वो ऐसा हो गया, ये आपका आया है ऊपर सॉल्व करने पे 8 और नीचे सॉल्व करने पे आया है 10, और बैटरी कितने की है 12 वोल्ट की है, ठीक है। तो अब क्या लग रहा है, ये दोनों किस में है, ये दोनों हो गए आपके सीरीज में हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि देखो सेम करंट जाएगा दोनों में, ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, ठीक है, तो सेम करंट जाएगा, चलो आंसर देख लेते हैं 18, ठीक है, 12/18, ठीक है, तो सेम करंट जाएगा सीरीज में हो जाएंगे, तो ये किसके हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, क्योंकि जो करंट बैटरी से जाएगा वो यहाँ भी जाएगा वो यहाँ भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा और 12 वोल्ट की बैटरी है, तो फिर लगा देंगे अपन V इक्वल टू IR, तो V कितना है 12, I कितना है, I हमारा कितना है, I तो निकालना है, और R कितना है 10 और 18 18 18 होगा ये, 18 18, तो हमारा जो I हो जाएगा वो हो जाएगा 12/18, 2/3, तो 0.6 एम्पियर, तो हमारा आ जाएगा 0.6 एम्पियर, और R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 18, कितना आ गया 18, तो हमारे दोनों आंसर आ गए, हमारा R इक्विवेलेंट भी आ गया है और हमारा I भी आ गया 0.6 एम्पियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये सब हो गया, वी हैव सीन द सीरीज कनेक्ट कंटेंट इम्पेक्ट टू कनेक्ट अ बल्ब एंड हीटर इन द सीरीज बिकॉज दे नीड्स डिफरेंट एडली करंट टू ऑपरेट, तो वो बोला है कि हम टोस्टर और बल्ब को एक साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, वाई वी कांट कनेक्ट, वाई वी कैन नॉट कनेक्ट टोस्टर एंड बल्ब इन सीरीज, तो आंसर क्या है, देयर करंट रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, इनकी जो करंट रिक्वायरमेंट वो अलग अलग है, बल्ब की अलग करंट रिक्वायरमेंट होती है, हमने वर्कआउट किया था कितना आया था 0.18 एम्पियर, और टोस्टर या हीटर की अलग आई थी 4 एम्पियर, और सीरीज में तो एक ही करंट जाता है, इसलिए ये सीरीज में नहीं होते, पैरेलल में होते हैं, क्योंकि पैरेलल में अलग अलग करंट चला जाता है, ठीक है, तो ये पॉइंट था। फिर दिया गया है अनदर मेजर डिसऑर्डर इन सीरीज दैट वन कंपोनेंट फेस्टिवल ऑन मैरिज सेलिब्रेशन, यू माइट हैव सीन दैट lots of time trouble locating and replacing the dead bulb, each has to be tested a few, on the other hand a parallel, this is helpful in particular gadget different instant, तो एक क्वेश्चन है वाई अप्लाइंसेस, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है आपका, एग्जांपल दिया गया है कि जब दिवाली होती है और जो
लाइट्स होती है ना, बंद ट्विंकल करती हैं, लाइट्स करती हैं, झालर जो होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक कोई बल्ब फ्यूज हो गया, उसको क्या है सही करना ही पड़ता है, बाकी जलेंगे नहीं जलेंगे, क्योंकि सब क्या है सीरीज में। तो अगर एक फॉल्ट हो गया तो करंट आगे नहीं पहुंचेगा, करंट आगे नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वाई अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अप्लायंसेस पैरेलल में क्यों कनेक्टेड होते हैं? वाई अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन होम। देखो यहाँ पे अगर सीरीज में हमने अप्लायंस को कनेक्ट किया है, ठीक है, और ये फॉल्ट हो गया, ये अप्लायंस फॉल्ट हो गया, तो आगे करंट नहीं जाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा। तो इफ वन अप्लायंस गेट फॉल्ट, सर्किट इज ब्रोकन, सर्किट ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, सर्किट ब्रोकन, एंड अदर अप्लायंस विल नॉट वर्क, अदर अप्लायंस विल नॉट वर्क, और बाकी अप्लायंस वर्क नहीं कर पाएंगी, ठीक है। करंट आगे जा ही नहीं पाएगा, फॉल्ट हो गया, सर्किट यहाँ ब्रेक हो गया, तो करंट कैसे चला जाएगा, सर्किट ही नहीं कंप्लीट। लेकिन अगर पैरेलल होता और ये फॉल्ट हो जाता, तो हम जानते हैं पैरेलल में तो करंट डिवाइड होता है, तो भले यहाँ करंट नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो करंट जाएगा, भले यहाँ करंट नहीं जा रहा है लेकिन यहाँ जाएगा, करंट जाएगा, क्योंकि इसको एक सर्किट मिल गया, एक क्लोज पाथ मिल गया, देखो एक क्लोज पाथ इसको मिल गया है, ठीक है। तो इफ इफ अप्लायंस आर connect in parallel, then current will be there after the fault, फॉल्ट होने के बावजूद करंट रहेगा, ठीक है। यहाँ फॉल्ट होने के बाद करंट नहीं जाएगा अप्लायंस में, लेकिन इसमें रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इंटेक्स क्वेश्चन है, कुछ है इंटेक्स क्वेश्चन, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इंटेक्स क्वेश्चन देख रहे हैं 188 पेज का, ठीक है, 5 इंटेक्स क्वेश्चन है। पेज 188 का हम देख रहे हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी अपने आप में कंप्लीट है, देख रहे हैं आप कितने क्वेश्चंस के वेरिएशन है, कुछ भी उसने नहीं छोड़ा है, एक एक क्वेश्चन उसने लिया है, एक एक कॉन्सेप्ट लिया है। तो केवल आपको एनसीईआरटी करना है और बाकी आप भूल जाइए, बाकी आपको रेफरेंस वगैरह या कुछ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, और सारे अपन कर ही रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी से कर रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला पैरा है कि इक्विवेलेंट कनेक्टेड इन पैरेलल में 1 ओम 10⁻6 ओम, 1 ओम 10⁻3, ठीक है। इक्वेशन कहने 1 ओम 10⁻6 ओम का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्या है कि 1 ओम है और 10⁻6 ओम है, ठीक है। पैरेलल में हमें इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, हमें इसे क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट हम जानते हैं पैरेलल का क्या होता है, अगर दो रेशन होता है R1R2 अपॉन R1 + R2, ये होता है ना, क्या होता है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1R2 अपॉन R1 + R2। अब R1 कितना है 1, R2 कितना है 10⁻6, 1 + 10⁻6। अब 10⁻6 तो बहुत बड़ा नंबर है, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख में एक जोड़ोगे तो क्या 10 लाख एक, और 10 लाख में कुछ अंतर है क्या, तो इसको 10 लाख ही मान सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻6 अपॉन 10⁻6, ये कैंसिल हो जाएगी, तो लगभग 1 ओम आएगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि लगभग क्या आएगा, इसका आंसर 1 ओम आएगा। क्लियर है आपको? इसका सेकंड पार्ट भी था, तो सेकंड पार्ट क्या था, 1 ओम 10⁻3 ओम और 10⁻6 ओम। अब हम 3 कनेक्ट किए हैं, ठीक है।
तो 1 ओम है, 10 की पावर 3 ओम है और 10 की पावर 6 ओम है। ठीक है, फिर से हमें इसका क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमारे पास वो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये 1/R1 क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर -6, तो 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या था, जितने भी रेजिस्टेंस है उससे सबसे बड़ा होता है। इसमें जो आर इक्विवेलेंट होता है जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होता है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है जो इसमें वो खेल रहा है, कॉन्सेप्ट है कि आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे से भी छोटा होता है जितने लगे हैं। सबसे छोटा क्या है, एक, तो आंसर एक से भी कम आएगा। तो इसको बिना किए हम आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, इट इज लेस देन 1 ओम, लेस देन 1 ओम। ठीक है, क्लियर है। आई भाषण में जो जब ऐसे होते हैं तो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन सवाल हल होते हैं तो हम बोल देंगे कि ये लेस देन 1 ओम आएगा। क्लियर है। फिर सेकंड है, इसका सेकंड करते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर रेजिस्टेंस 50 ओम एंड वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस 500 ओम करेक्ट इन पैरेलल। लैम्प, टोस्टर, वाटर फिल्टर तीन है 220 में, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट टू सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज ऑल द थ्री अपेरेंट एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। देखते हैं क्या क्या है, वो करते जा रहे हैं, जो जो बोलता जा रहा है। तो तीन रेजिस्टेंस हमने लगा लिए हैं, कितने कितने ओम के हैं, 100 ओम का है, और फिर कितने ओम का है, 50 ओम का है, और फिर कितने ओम का है, 500 ओम का है, और कितने से जुड़ा हुआ है, 220 वोल्ट से सप्लाई से जुड़ा हुआ है, 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, व्हाट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक द मस्ट करंट थ्री अप्लायंस। जितना करंट ये अप्लायंसेस ले रही हैं, तो वो बोला है कि इलेक्ट्रिक आयरन का क्या रेजिस्टेंस होगा कि अगर वो सेम सोर्स से कनेक्टेड होगा 220 से और सेम करंट उसमें जाए। ठीक है, तो क्या उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, वॉट ऐसे ही ना, व्हाट द रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक आयरन। तो ठीक है, हमने देख चुके हैं ऐसा फिगर। तो इस फिगर में क्या होता है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम जानते हैं, पहले क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो इसका 5 ही 100 आएगा, ये आएगा 5, ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, 15 16 16/500, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। तो जो आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा फिर 500/16। तो ये 2 8 जा 250, 2 4 जा 125, 4 3 जा 12, 4 जा 4 110, 31.25। तो R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 31.25 ओम। क्लियर है, 31.25 ओम आपका आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग इन सीरीज। तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं ये अपन पहले देख चुके हैं। एडवांटेजेस जो होते हैं, एडवांटेजेस इन पैरेलल ओवर सीरीज। तो क्या हो गया, क्या एडवांटेज होता है, इफ एनी डिवाइस गेट फॉल्ट अदर डिवाइसेस विल वर्क, अदर डिवाइस विल वर्क, बाकी डिवाइसेस वर्क करेंगी। और सेकंड हमने क्या देखा है कि ऑल द डिवाइसेस हैव डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट, डिवाइसेस हैव डिफरेंट current
रिक्वायरमेंट, डिवाइसेस की अलग अलग क्या होती है, करंट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने देखा था टोस्टर की अलग करंट रिक्वायरमेंट है, बल्ब की अलग है, लेकिन सीरीज में तो एक ही करंट जाता है, इसलिए पैरेलल चाहिए अपन को। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा था, ये थर्ड था। फिर थ्री कनेक्टिंग टू रेजिस्टेंस 4 और 1। अब चौथा करते हैं, ये अपन ने तीसरा किया है। अब चौथा करते हैं, अपन को क्या क्या दिया है, कितने क्या क्या रेजिस्टेंस दिए गए हैं, हमें रेजिस्टेंस दिया गया है 2 3 6। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है 2 3 और 6। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, कितना हमें पाना है, फाइंड क्या करना है हमें, 4 और 1। कैसे प्राप्त करें हम 4 ओम इनमें से और 1, 4 ओम कैसे प्राप्त करें और 1। तो सीरीज में क्या होता है, वो ग्रेटेस्ट होता है, अगर तीनों को हम ऐड कर देंगे तो भाई वो 4 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। और पैरेलल में सबसे छोटा होता है, तो 1 ओम तो पाया जा सकता है, क्योंकि सबसे पैरेलल में करेंगे तो आंसर सबसे छोटे से भी छोटा आने वाला है। सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है, 2, तो आंसर आना चाहिए 2 से भी कम, और हमें चाहिए 1। तो मेरे ख्याल से कि पैरेलल में तो 1 पाने के लिए हमें पैरेलल करना पड़ेगा। देख लेते हैं, तो अगर हम पैरेलल में इनको अरेंज करते हैं, तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में हम अरेंज करते हैं, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, तो हमने पैरेलल में अरेंज कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 1/R3। तो 2 3 6, एलसीएम आएगा 6 3 2 1 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 6/6, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो हम ठीक है, तो अपन ने सही लॉजिक पढ़ा था कि 1 ओम कैसे आएगा, जब अपन पैरेलल में करेंगे। लॉजिक वही था कि पैरेलल में जो आंसर आता है वो सबसे छोटे से भी छोटा आता है, और हमें सबसे छोटे से छोटा ही चाहिए था। अब 4 ओम चाहिए, तो सीरीज में तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि सीरीज में सबसे बड़े से बड़ा आएगा आंसर, सबसे बड़ा क्या 6 है, तो आंसर तो मेरा 6 से बड़ा आ जाएगा जब सीरीज में लगाएंगे। तो मुझे मिक्स करना पड़ेगा, पैरेलल और सीरीज का मिक्स। तो पहले देख लेते हैं, पहले 2 पैरेलल कर लेते हैं। ठीक है, तो और फिर एक अपन सीरीज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक 3 और 6 अपन कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, हिट एंड ट्रायल करना है अपन को। तो ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, और ये 2 ओम है। तो पहले 3 और 6 को सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 R1 प्लस R2, 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 हो जाएगा 9, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 आ गया। तो ये 2 ओम और ये भी क्या हो गया 2 ओम, इक्वल टू क्या हो गया 4 ओम। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम इस तरह कनेक्ट करेंगे। हाँ, तो ऐसा अपन कर लेंगे कि पहला अपन क्या करेंगे कि एक अपन सिंगल रखेंगे, और बाकी जो हम रखेंगे वो हम क्या रखेंगे, दोनों को पैरेलल में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन 4। 4 8 12 24, 4 8 12 24। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, पांचवा। ठीक, तो पांचवा अपन करते हैं, चौथा पांचवा, 4 8 12 24। तो 4 8 12 24 में हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट निकालना है। तो हाईएस्ट किससे निकलेगा, सीरीज से। हाईएस्ट किससे निकलेगा, सीरीज से। तो जब हम सीरीज कर लेंगे तो सीरीज में क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, तो 12 12 24, और ये हो जाएगा 48। तो ये हमें मिल जाएगा हाईएस्ट जब हम सीरीज में करेंगे। और लोएस्ट किस में मिलेगा, जब हम किस में करेंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में हमें लोएस्ट मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो
तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24, तो ये हो जाएगा 6, 3, 2, 1। तो 1/r इक्विवेलेंट जो आ जाएगा आपका, 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 6, 3, 9, 10, 11, 12, 12/24 आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 24/12, तो आ जाएगा 2 ओम। कितना आ जाएगा? 2 ओम। ठीक है, तो आई होप ये पूरे आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गए होंगे। अब अपन करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो लगभग ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अपन करते हैं, देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो या इसी को अपन बोल देते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सेल है, उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, जो सेल होता है, और जब वो करंट जाता है वायर में जाता है तो वायर गर्म हो जाती है, हमें हीट मिलती है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो सेल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में चली गई? हीटिंग में चली गई, हीट में चली गई। इसी को बोलते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ये जूल ने खोजा था। तो केमिकल जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द करंट फ्लो टू मेंटेन द करंट। वी हैव ऑल्सो सीन दैट टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैव टू कीप एक्सपेंडिंग एनर्जी विद दिस एनर्जी गो। तो करंट अगर मेंटेन करना है तो एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी लगातार। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ जा रही है? पार्ट ऑफ सोर्स मेंटेन द करंट मे बी कंज्यूम इनटू द यूजफुल वर्क लाइक रोटिंग द ब्लेड्स इलेक्ट्रीफाइन। रेस्ट ऑफ द सोर्स में बी एक्सपेक्टेड टू हीट द रेज टेम्परेचर फ्रॉम डेली लाइफ। हमने कहाँ देखा है हीटिंग इफेक्ट? जैसे प्रेस है, तो जो भी वोल्टेज आ रहा है आपके घर में 220 आ रहा है, कुछ काम वो ज़्यादातर काम क्या कर रहा है? उसको गर्म करने में काम आ। लेकिन फ़ैन जब चलता है तो कुछ फ़ैन का कुछ भाग तो गर्म होगा। जैसे मोटर है, जब मोटर चलती है तो कुछ उसका जो वर्क है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, वो क्या कर रही है? पानी जो ऊपर चढ़ा रही है, और कुछ उसका जो है वो हीट के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ हीट के फॉर्म में जाते ही जाता है। हम हीट को तो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा है, हर जगह है, रियल वर्ल्ड में तो हर जगह फ्रिक्शन है, तो हीट तो आएगी। लेकिन हाँ, हम उस हीट को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना हम हीट को, जैसे हीटर में ज़्यादातर हीट जा रहा है, ठीक है, बल्ब में हीट और लाइट में जा रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वही बोल रहा है कि ये सब हमने देखा है, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। और फिर बोला है कंसिडर रेजिस्टेंस आर पुट दिस लेट टी टाइम, और उसको डिराइव वगैरह किया है, एंड इज सप्लाइड वगैरह देखते हैं। अब इसको मैं डिराइव करता हूँ हीटिंग इफेक्ट को, और ओम से उसने I²RT डिराइव किया है, और फिर कुछ कमेंट किया है, और फिर एग्जांपल्स हैं। तो इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसको भी हम कर देते हैं ब्लू से। अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है, 3-4 नंबर के क्वेश्चन में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछा जाता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? जूल ने क्या खोजा था कि करंट ब्रिंग्स हीट। करंट अपने साथ क्या लाती है? हीट लाती है। व्हाट जूल फाइंड दैट? जूल डिस्कवर्ड, जूल ने क्या किया था? जूल डिस्कवर दैट करंट ब्रिंग्स हीट। करंट ब्रिंग्स हीट मतलब जहाँ जहाँ करंट होगा वहाँ वहाँ अपने आप हीट आ जाएगी। जहाँ जहाँ करंट होगा वहाँ अपने आप हीट आ जाएगी। अब लॉजिकली देखिए हीट की मदर कौन है? हीट कैसे पैदा होती है? हीट होती पैदा कोलिजन से। जब कोई चीज़, दो चीज़ टकराएगी, जैसे गाड़ियाँ हैं, दो चीज़ गाड़ियाँ टकराएं तो हीट पैदा होगी, साउंड भी होगा, लाइट भी होगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन है, जब वो जाता है एक डायरेक्शन में जाता है, कौन ले जा रहा है? उस बैटरी उसको ले जा रही है, तो उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन उसका रास्ता खाली है क्या? नहीं है, वो टकराएगा। जब टकराएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली जाएगी? हीट के फॉर्म में चली जाएगी। तो कोलिजन इज द मदर ऑफ हीट। तो बिना टकराए तो इलेक्ट्रॉन जा ही सकता है एक पॉइंट दूसरे पॉइंट, तो इसलिए हीट तो आएगी आएगी। तो जहाँ जहाँ करंट आएगा वहाँ वहाँ अपने साथ वो क्या लाएगा? हीट लाएगा। ठीक है, तो अपन एक सर्किट बनाते हैं, और इसको पॉइंट देते हैं ए और बी देते हैं, और आई करंट फ्लो हो रहा है, वी वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो अगर बताओ ये जो वायर थी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था, क्या अपनी वजह से ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगा? क्या नहीं जाएगा। अपन पहले ही वर्क कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं
कि बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी, इसका कान पकड़ के ए से बी लाएगी। तो बैटरी क्या करेगी, वर्क। कितना वर्क करेगी, हम जानते हैं वर्क का फॉर्म होता है Q इंटू वी। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, और जितना चार्ज पास हो रहा होगा, ठीक है। और हम जानते हैं Q क्या होता है हमारा, Q हमारा होता है IT, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। अब ये जो वर्क है हमें किसी ना किसी रूप में दिखता है, वर्क हमें कोई ना कोई रूप में दिखता है। तो यही वर्क जो बैटरी कर रही है हमें किस रूप में दिख रही है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट एनर्जी के रूप में। तो यही वर्क क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, VIT। क्या हो जाएगी हमारी हीट एनर्जी, VIT। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हीट से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये हमें याद करना है ये फॉर्मूला, हीट इक्वल टू VIT। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे V जो है हमारा, तो ये हमारा जो V है, यहाँ पे हमारा V पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा करंट है, T हमारा टाइम है, और H हमारी हीट है। H हमारी क्या है, हीट। H हमारी क्या है, हीट। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, T टाइम है, और H क्या है, हीट। अब हीट या वर्क का जो सिंबल होता है वो जूल होता है, तो हीट का SI यूनिट क्या है, जूल, और सिंबल क्या है, J। ठीक है, तो जब एक करंट पास होगा एक रजिस्टर्स के अक्रॉस, ठीक है, इसको और अपन लिख लेते हैं अच्छे से, व्हेन अ करंट passes across a resistor whose potential difference is V, then heat is released। heat क्या होती है, रिलीज होती है, and given by, और किससे हम करते हैं, H इक्वल टू VIT से। अब हम जानते हैं, ओम्स लॉ जानते हैं, V को हम IR लिख सकते हैं, तो हमारा H क्या हो जाएगा, V को IR लिख सकते हैं, तो IR/IT। तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, H इक्वल टू I²RT। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, सेकंड फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड फॉर्मूला तो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो हीट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट के स्क्वायर पे, रेजिस्टेंस पे, और टाइम पे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि तो हमारा जो हीट है वो प्रोपोर्शनल टू I² है। अगर करंट आपका 2 गुना बढ़ा, 2 टाइम्स बढ़ा, तो उसका I² है, हीट स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, तो हीट बढ़ जाएगा 4 टाइम्स। कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और टाइम की, जितना ज़्यादा समय बीतेगा उतना ज़्यादा हीट आएगी। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कई बात दी गई है, यहाँ पे दी गई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट प्रोपोर्शनल टू करंट, ये सब दिया गया। अब एग्जांपल करते हैं 11.10। ठीक है, एग्जांपल 11.10। एग्जांपल है 11.10। तो क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वॉट। अब पावर आ गया है, तो पावर का ही बता देते हैं क्या है, पहले पावर कौन सा बता देते हैं, है ना, और फिर अपन ये वाला करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो पावर देख लेते हैं पहले। ठीक है, इसको रब करके पावर टॉपिक देख लेते हैं। तो पावर है, किस रेट से एनर्जी निकल रही है, जैसे बल्ब है तो लाइट किस रेट से निकल रही है, जैसे आप समोसा खा रहे हो तो किस रेट से समोसा खा रहे हो, जल्दी जल्दी खा रहे हो, तेज तेज खा रहे हो, 1 सेकंड में कितने समोसा खा गए, या 5 मिनट कितने समोसा खा गए। कोई 5 मिनट में 3 समोसा खा रहा है, कोई 5 मिनट में 10 समोसा खा रहा है, तो 10 जो खा रहा है उसका रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, तो पावर क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ पे अपन हीट पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हीट अपॉन टाइम। एनर्जी किस में पढ़ रहे हैं, हीट, उसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हमने, VIT अपॉन T। तो पावर का एक फॉर्मूला आ जाएगा, P इक्वल टू VI, और एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I²R। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है जो अपन का हीट एनर्जी का था, वही हमारा फॉर्मूला किसका होता है, पावर का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका। इसकी यूनिट देख रहे थे, किसमें नापते हैं, तो इसकी जो यूनिट है वो है वॉट। ठीक है, यूनिट जो है इसकी
वॉट, और सिंबल क्या है, डब्लू। सिंबल क्या है इसका, डब्लू है। ठीक है, आई बात समझ में आपको। अब इस क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक कैन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग इन द मिनिमम। द वोल्टेज 220 वॉट द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच। हमें करंट और रेजिस्टेंस निकालना है, हमें पावर दी गई है और वोल्टेज दिया गया है। हमें गिवन क्या है, पावर और वोल्टेज। देख लेते हैं एग्जाम्पल कौन सा है, 11.10। 11.10 है हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल 11.10 है। ठीक है, हमें पावर दी गई है, वोल्टेज दिया गया है, फिर पावर दी गई है और वोल्टेज दिया गया है, और हमें करंट निकालना है और रजिस्टेंस निकालना है। करंट निकालना है और रजिस्टेंस। तो वोल्टेज तो 220 ही दिया गया है शायद, तो मुझे याद है। पावर देख लेते हैं फिर से कि पावर क्या है, 840 और 360। 840 और 360, 840 और 360, 360। ठीक है, तो हमें आई निकालना है। तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूले, हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, वी आई। तो आई क्या हो जाएगा, P बाय वी। तो आई क्या हो जाएगा, P बाय वी। तो P कितना है, 840, और V कितना है, 220। ठीक है, फिर एक हम जानते हैं फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, या आई स्क्वायर आर आप लगाओ, वी स्क्वायर बाय आर भी एक फॉर्मूला होता है पावर का, ये भी याद कर लिए आप। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा। आर जो हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय वी। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन 840। ऐसे ही आई पी बाई वी, तो 360 बाय 220, और आर ये हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन पी, 360। ठीक है, बस जैसा फॉर्मूला वैसे आंसर हो जाएगा। तो इसका जो अपन का आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3.8, 1.6, 3.8, 3.8, 1.6। ऐसे ही आप रेजिस्टेंस का भी निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई कि कैसे हम यूज कर सकते हैं, पावर दिया है तो हम करंट और आर कैसे निकाल सकते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है पी वाई वी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी वाई वी। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय वी। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 11.11 है। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो हमें हीट दिया गया है 100 और 4 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो 11.11 हो जाएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 11.11। तो हीट दी गई है 100 जूल और रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम। तो हीट दी गई है हमें 100 जूल हीट दी गई है, और रेजिस्टेंस दिया गया हमें 4 ओम दिया गया है। ठीक है, हीट दी गई है 100 जूल और रेजिस्टेंस 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, और हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम जानते हैं हीट का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और ई सेकेंड शायद बोला है, टाइम भी दिया गया है, टाइम तो देना ही पड़ेगा। ई सेकेंड, हाँ 1। तो टाइम दिया गया है 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम हमें पीटर निकालना है, और टाइम दिया गया है ई सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो वैल्यू हम रख देंगे, सिंपल है। तो एच इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, और आर कितना है, नहीं नहीं ये मैंने गड़बड़ कर दी। वी कितना है आपका, निकालना है, वी निकालना है आपको। ठीक है, वी निकालना है। एच दिया गया, एच कितना दिया गया आपको, 100 और वी स्क्वायर, और आर कितना है आपका 4, और टी कितना है 1। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 4 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2। तो वी हो जाएगा 20 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। देखिए 20 वोल्ट, 20 वोल्ट आंसर आपका आ गया। ठीक है,
तो आई होप आपको क्लियर है ये सारे क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अब केवल आपके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस बाकी हैं, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब एक बार ट्राई करिएगा, देखिए मैंने पूरे आपको कॉन्सेप्ट बताए, पूरा बेसिक्स बताया, हर एक चीज़ लॉजिकल समझाने की कोशिश की है, पूरे इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए। तो अब आपका है काम है कि आप एक्सरसाइज क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई तो करो, और फिर मैं अगला जो लेक्चर करूँगा पार्ट 3 से करूँगा, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नेट इफेक्ट मैंने पहले ही पोस्ट कर लिया था, उसको आप अच्छे देख लेना, विद एक्सरसाइज इंडेक्स मैंने सब करवाया था वन शॉट में। इलेक्ट्रिसिटी एक लंबा चैप्टर है, इसलिए इतने पार्ट्स बन रहे हैं। आई होप आप कॉपरेट करेंगे मेरे साथ। फिर आपको केमिस्ट्री का भी मिलेगा, अगली बार मिलेगा, गौरव सर आपको बताएंगे वो एसिड बेस एंड सॉल्ट, आज या कल ये पोस्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, आज के बेटा इतना ही।